नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो दोस्तों, आज अपन शुरुआत करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की, और ऑपरेटिंग सिस्टम में हम चर्चा करेंगे यहाँ पर विंडोज के बारे में। तो इसी क्रम में शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के पहले प्रश्न के साथ में, जो ये रहने वाला है कि कंप्यूटर में विंडोज क्या है। तो दोस्तों, हमने इसको पढ़ा था हमारी क्लास के अंदर कि विंडोज क्या होता है, विंडोज किसका भाग है। तो देखिए, विंडोज किसका एग्जाम्पल है, जहां पर यहाँ पे विंडोज लिखा हुआ है, विंडोज ये किसका उदाहरण है। तो दोस्तों, ये उदाहरण है ऑपरेटिंग सिस्टम का। और ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, ये होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है जो कि कंप्यूटर को चालू करता है। और ये ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, हालांकि विंडोज के अलावा अपने यहां पर और भी होते हैं, जैसे लिनक्स है या यूनिक्स है, डोज है, या सारे भी अन्य उदाहरण है। ठीक है, लेकिन हम यहां पर बात कर रहे हैं विंडोज की। तो विंडोज क्या है, यहां पे सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो ये किसका उदाहरण हो जाएगा, हमारा सॉफ्टवेयर का। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। ये अब विंडोज जिसके बारे में हमने पढ़ा था कि विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो वही यहां पर पूछा है कि विंडोज एक प्रकार का क्या है। तो यहां पर वही आ गया कि विंडोज क्या है एक प्रकार का। तो विंडोज है ऑपरेटिंग प्रणाली, यानी कि एक तरह का कंप्यूटर को ऑपरेट करने का जो सिस्टम है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका ऑपरेटिंग प्रणाली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तीसरा, निम्नलिखित में से किस शहर में माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय। अभी माइक्रोसॉफ्ट क्या है, तो देखो विंडोज जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको भी किसी ना किसी कंपनी ने बनाया। तो ये यानी कि ये भी किसी ना किसी कंपनी का प्रोडक्ट है। तो ये किस कंपनी का प्रोडक्ट है, ये माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, जिसके सीईओ कौन है, आप सब भली बातें परिचित होंगे इनसे। मतलब परिचित कहने का मतलब ये है कि आप सबने देख रखा होगा, हालांकि मिले तो फेस टू फेस तो नहीं मिल पाए हम, लेकिन हम इसको कई सारे फोटोज में देख रखा है, पिक्चर्स में देख रखा है, कई सारी किताबों में इनके फोटो आते हैं। इनके जो सीईओ साहब हैं वो कौन है, बिल गेट्स, दुनिया के माने हुए मिलीनियर्स में से एक। ठीक है, ये बिल गेट्स साहब सीईओ है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। और इस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का जो मुख्यालय, इसका हेड ऑफिस है, वो कहां स्थित है, वो है वाशिंगटन शहर के अंदर। वाशिंगटन में इसका मुख्यालय है माइक्रोसॉफ्ट का, जहां के इसके सारे और भी इसके प्रोडक्ट्स आते हैं। विंडोज तो आती है, उसके अलावा ऑफिस है विंडोज जो जिसमें वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल सब इसके अंदर आते हैं। तो इसका है हेड ऑफिस वाशिंगटन में। चले आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंडोज एक्सप्लोरर का कार्य क्या है। देखिए, विंडोज एक्सप्लोरर, एक्सप्लोरर का मतलब एक्सप्लोर करने वाला, एक्सप्लोर का मतलब उस विंडोज को ओपन करने वाला। यानी कि विंडोज के अंदर हमारे पास कितने फाइल एंड फोल्डर्स है, उन सारे फाइल एंड फोल्डर्स को हम एक जगह पर एक साथ व्यवस्थित रूप से अगर देख सकें, तो ऐसी प्रणाली को हम एक्सप्लोर कहते हैं, यानी कि उसको एक्सप्लोर करना कहते हैं। इसके माध्यम से हम क्या करते हैं कि एक ड्राइव से मुझको दूसरी ड्राइव में जाना है, तो हम आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि हमको सारे ड्राइव, सारे फाइल फोल्डर्स हमको वहां पे, जब हम इसको ओपन करते हैं, इसका ओपन करने का जो शॉर्टकट की होती है, वो कंप्यूटर कीबोर्ड के अंदर एक विंडोज का लोगो बना रहता है, जिसपे विंडोज के जैसा आइकन होता है। उसको बटन को प्रेस करो और उसके साथ ही ई बटन को अगर दबाएं, तो हमारे पास एक पैनल ओपन होगा, एक विंडोज ओपन होगी। विंडोज, अब देखो यहां पर दो विंडोज का जिक्र कर रहा हूं मैं। एक तो विंडोज है कि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, और दूसरा विंडोज है कंप्यूटर के अंदर प्रदर्शित होने वाला वो फ्रेम, जहां पर हम किसी एप्लीकेशन के ऊपर कार्य करते हैं। ठीक है, तो एक वहां पर विंडोज ओपन होती है, उसका जो लेफ्ट पेन हमको नजर आता है, जिसमें हम सारे ड्राइव्स को, माई कंप्यूटर, रिसाइकिल पेन, डेस्कटॉप, माई डॉक्यूमेंट, माई डाउनलोड, हम जहां पर सारे उसको देख सकते हैं, वो एक्सप्लोरर कहलाता है। ठीक है, तो किसी भी फाइल या फोल्डर के अंदर जाना हो, या एक फाइल को दूसरी फोल्डर में कॉपी करना हो, तो हम वहां से कर सकते हैं। तो हमारा इसका आंसर क्या रहेगा, चौथे नंबर का, फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फाइल और फोल्डर को व्यवस्थित करना।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पांचवें, पिक्सल्स क्या होता है? देखिए, ये जो शब्द निकल के आया पिक्सल्स, आपने कई बार सुन रखा होगा इसका नाम। हम जैसे कि हमने लिया वहां पे कि भाई मैंने मोबाइल लिया, मेरा मोबाइल का कैमरा 40 मेगापिक्सल है, ठीक है, 45 मेगापिक्सल है, 50 मेगापिक्सल है, तो यहां पर एक शब्द बार बार यूज हो रहा है पिक्सल्स। पिक्सल्स क्या है? तो दोस्तों, कोई भी हम पिक्चर्स, फोटो या वीडियो जब हम किसी कंप्यूटर को किसी कैमरे के माध्यम से अगर उसको खींचते हैं तो वो फोटो छोटे 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 कई भागों से मिलकर बना होता है। अगर हम उसको देखना चाहें तो कंप्यूटर या मोबाइल के अंदर किसी फोटो को लीजिएगा, उसको जूम करना चालू कीजिए, आप उसको जूम करते चले जाओ, एक सीमा ऐसी आएगी कि वो जो फोटो हमारा फटना चालू कर देगा। तो वहां पर जो एक डॉट, जो स्पॉट हमको एक शो होता है, एक जो पॉइंट ऐसा शो होगा, वो पिक्सल कहलाएगा, ठीक है। तो वो पिक्सल होता है, यानी कि किसी तस्वीर का सबसे छोटा वाला भाग, ठीक है। और पिक्सल ही वो चीज है जो हमारे पिक्चर की, यानी हमारे फोटो की, हमारी वीडियो की गुणवत्ता को बताता है, क्योंकि पिक्सल्स के माध्यम से रिजोल्यूशन बनता है। और रिजोल्यूशन किसे कहते हैं? ये रिजोल्यूशन की अगर मैं परिभाषा बताऊं तो रिजोल्यूशन की परिभाषा है पिक्सल्स पर इंच, यानी कि आप 1 इंच में जितने पिक्सल्स आ सकते हैं, 1 इंच में जितने पिक्सल्स आ सकते हैं वो रिजोल्यूशन कहलाता है। और 1 इंच में जितने पिक्सल्स आ जाएंगे उतनी ही अच्छी हमारी फोटो की क्वालिटी रहेगी, ठीक है। तो यहां पर वैसे पिक्सल्स क्या होता है? तो यहां पर पिक्सल्स है तस्वीर का सबसे छोटा ढूंढने वाला भाग, यानी कि 3 नंबर, इसका उत्तर रहेगा 3। चलिए आगे बढ़ते छठे प्रश्न की ओर। पीडीएफ का लघुत्तम रूप, पीडीएफ किसका लघुत्तम रूप है? तो पीडीएफ जो लघुत्तम रूप है वो है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट को हम पीडीएफ बोलते हैं, ठीक है। लिख लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज, लंबवत बिंदुओं के क्षैतिज बिंदुओं के अनुपात और इसके विपरीत को कहा जाता है, इसको कहा जाता है ऑस्पेक्ट, एस्पेक्ट रेशियो। ये हो जाएगा एस्पेक्ट रेशियो, सेकंड नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं 8वें की ओर। कंप्यूटर में किसी फाइल को डिलीट करने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? किसी फाइल को, देखिए वैसे तो नाम से पता लग रहा है कि डिलीट करना है, तो हम साधारण सी चीज है, किसी भी फाइल को डिलीट करना है तो हम उस फाइल को सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट का बटन दबाते हैं, वहां पर आता है आर यू श्योर वांट टू डिलीट, हम यस पर क्लिक करते हैं और वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पर ये पूछा गया है तो इसका आंसर होगा शिफ्ट प्लस डिलीट। लिख लीजिए इसको। हेलो, आधा घंटे। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? शिफ्ट प्लस डिलीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमपीईजी का पूरा नाम, एमपीईजी का पूरा नाम मोशन पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, मोशन पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीईजी। चलिए आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर। अपने कंप्यूटर को ऑन करने के और विंडोज पर लॉग ऑन करने के बाद आपको दिखाई देने वाली जो मुख्य स्क्रीन होती है वो क्या कहलाती है?
किसी भी कंप्यूटर को ऑन करने के बाद हमको जो विंडोज पे नजर आती है पहली स्क्रीन, वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है डेस्कटॉप। ठीक है, क्योंकि एप्लीकेशन तो प्रोग्राम्स होते हैं जिन पे हम कार्य करते हैं। विंडोज, दोस्तों अभी मैंने बताया था, विंडोज एक एप्लीकेशन जिस फ्रेम के ऊपर ओपन होती है वो विंडोज कहलाती है। और फ्रेम पे तो फ्रेम है, ठीक है, तो फ्रेम ऐसा कुछ नहीं, वही फ्रेम विंडोज ही होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप पे ही हमको टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू, उधर डेट और टाइम जहां लिखे आते हैं वो आइकन्स, और पीछे की तरफ वॉलपेपर, वो सब नजर आता है डेस्कटॉप पे। यानी कि ये सारे भाग, आइकन्स, टास्क बार, स्टार्ट मेन्यू और इधर डेट ऑन टाइम का जो पोर्शन होता है, वो सारे मिलकर डेस्कटॉप का निर्माण करते हैं। तो हो जाएगा डेस्कटॉप। इसको मैं अगर यूं करके बताऊं तो ये यहां पर ऐसा रहेगा, ये हमारा ये ऐसे हमारी स्क्रीन ओपन होती है। नीचे की तरफ एक छोटी सी बार होती है जहां पर यहां पर स्टार्ट होता है, यहां पर डेट और टाइम लिखे आते हैं। यहां पर छोटे छोटे आपने देखा हो कई सारे आइकन्स बने होते हैं, साउंड का आइकन, नेट का आइकन इधर ही होता है। और ये बीच में होती है टास्क बार। यहां पर माय कंप्यूटर, माय डॉक्यूमेंट, कई सारे यहां पर फोल्डर आइकन्स बने होते हैं। और ये जो भाग है ये डेस्कटॉप कहलाता है, ये स्टार्ट मेन्यू कहलाता है, और ये कहलाता है सिस्टम ट्रे। तो ये पूरा इसका भाग रहता है, ये नोटिफिकेशन एरिया होता है यहां पे, ठीक है। तो ये पूरा एक डेस्कटॉप रहता है, ये पूरा डेस्कटॉप है, तो वो डेस्कटॉप। लीजिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीन बैकग्राउंड या विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला या मैनेज किया जाता है, तो वो है हमारा वही डेस्कटॉप। हम कोई भी जो विंडोज के अंदर हम कोई भी अगर फाइल और प्रोग्राम्स को जिस जगह पर ओपन करते हैं वो डेस्कटॉप पे ही ओपन करते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वाले प्रश्न के अंदर बोला था। तो यहां पर भी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डेस्कटॉप। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दिनांक व समय प्रदर्शित होता है, अभी मैंने एक चित्र बनाकर बताया था। दिनांक व समय कहां प्रदर्शित होता है डेस्कटॉप के? वो होता है सिस्टम ट्रे पे, सबसे दाहिने नीचे वाले कोने पे। उसको हम क्या बोलते हैं? सिस्टम ट्रे बोलते हैं। उस सिस्टम ट्रे के पास ही नोटिफिकेशन एरिया होता है। टास्क बार उसके बगल में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीन सेवर को बदलने के लिए कंट्रोल पैनल में, देखिए स्क्रीन सेवर जो होता है उसको बदलने के लिए पहली बात तो एक कंट्रोल पैनल जो होता है, कंट्रोल पैनल के अंदर कंप्यूटर के से संबंधित सारे सॉफ्टवेयर, सारे हार्डवेयर हमको यहां पर कंट्रोल पैनल पे नजर आते हैं। अगर हमको किसी हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के अंदर कोई परिवर्तन करना है, हालांकि सॉफ्टवेयर में तो हो नहीं पाएगा, यहां से उसको ज्यादा से ज्यादा हम डिलीट कर सकते हैं या उसको वापस अगर ऐड करना हो किसी तरीके से तो वो यहां पर कर सकते हैं। हार्डवेयर में परिवर्तन कर सकते हैं, माउस की स्पीड बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, उसका कर्सर साइज को बढ़ा सकते हैं, वो सारा कंट्रोल पैनल से होता है। इसके साथ साथ यहां पर हम डिस्प्ले यानी कि जो कंप्यूटर की वॉलपेपर, स्क्रीन सेवर, उसकी ब्राइटनेस, उसकी डार्कनेस या उसके कलर्स की सेटिंग्स भी हम कंट्रोल पैनल के माध्यम से कर सकते हैं। लेकिन कंट्रोल पैनल में जो आइकन होता है जिसके माध्यम से हम सारा परिवर्तन ये कर सकते हैं, उसे वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि डिस्प्ले जो नजर आ रहा है हमें। तो स्क्रीन सेवर क्या होता है? स्क्रीन सेवर भी एक ऐसा प्रोग्राम है जो कंप्यूटर अगर कुछ समय के लिए नहीं चले, कुछ समय के लिए अगर कंप्यूटर हम माउस या कीबोर्ड का इस्तेमाल ना करें, तो कंप्यूटर की स्क्रीन स्वतः ही किसी दूसरे अन्य मोड के अंदर चली जाती है, जहां पर कि उसकी स्क्रीन स्वतः ही चलना चालू कर देती है। यानी कभी उसमें फोटोज लगातार आते रहेंगे। हमने अगर वहां पर कोई नाम डाल रखा है तो वो नाम रोटेट होना चालू हो जाएगा। हमने वहां पर कोई समय अगर वहां पर डाल रखा है तो समय वहां पर उसका रोटेट होता रहेगा, घूमता रहेगा। तो ये छोटा सा प्रोग्राम होता है, उसे स्क्रीन सेवर कहते हैं। इसका इस्तेमाल पहले जब सीआरटी कंप्यूटर आया करते थे, उस समय सीआरटी कंप्यूटर की स्क्रीन बर्न नहीं हो जाए उसके लिए इसका यूज किया जाता था। ठीक है, इसका नाम ही है स्क्रीन सेवर, स्क्रीन को बचाने वाला, जो कि डिस्प्ले के अंदर आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा 14 प्रश्न रहने वाला आगे डीएलएल।
विंडोज के अंदर डीएलएल क्या होता है? तो डीएलएल क्या, एक सपोर्टिंग लाइब्रेरी फाइल्स होती है जो किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए सहायक होती है। इसका यहां पर फुल फॉर्म हो जाएगा डीएलएल का, डायनामिक लिंक लाइब्रेरी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न पे। विंडोज में एमएस कॉन्फिग, एमएस कॉन्फिग क्या कहलाता है? देखो यहां पर एक वर्ड आया कॉन्फिग, कॉन्फिग जो शब्द है बना है कॉन्फ़िगरेशन। जब हम एमएस कॉन्फिग कमांड विंडो पे स्टार्ट मेन्यू पे जाकर हम, या जब हम कीबोर्ड से विंडोज प्लस आर को दबाते हैं तो रन कमांड ओपन होता है। रन कमांड पे हम एमएस कॉन्फिग लिखेंगे तो एक विंडोज आ जाएगी। इस विंडोज के अंदर कंप्यूटर के अंदर चलने वाले सारे एप्लीकेशंस को, सारे सॉफ्टवेयर्स को हम वहां पर देख सकते हैं, उनके प्रोसेस को हम वहां पर देख सकते हैं, प्रोसेसिंग किस तरीके से कर रही है। अगर हमको किसी प्रोसेस को वहां पर स्टॉप करना है या रीस्टार्ट करना है तो हम यहां से उसको कर सकते हैं। तो क्या काम करती है ये? हमारे सिस्टम को कॉन्फ़िगर करती है, सिस्टम को कॉन्फ़िगर करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वैसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमको एक्चुअल टाइम और जो वहां पर बताए, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें टाइम के अकॉर्डिंगली वहां पर प्रोसेस हो, तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? विंडोज सीई। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंडोज के बीच शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका, विंडोज के बीच। अभी यहां पर कौन सी विंडोज आ रही है? तो दोस्तों यहां पर जो विंडोज शब्द आ रहा है ये विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का नहीं है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर हम जो एप्लीकेशंस का यूज कर रहे हैं और उन एप्लीकेशंस को चालू करने के लिए हमने जितने भी वहां पर विंडोज यानी कि जो फ्रेम ओपन कर रखे हैं, उन फ्रेम से इसका तात्पर्य है। जैसे यू मान के चलें कि मैं वर्ड पे काम कर रहा हूं, मैंने वर्ड पे काम करते करते मैंने म्यूजिक भी ओपन कर रखा है, विंडोज मीडिया प्लेयर भी चालू कर रखा है, उसके अलावा मैंने उधर पेंट ब्रश भी ओपन कर रखा है, या कोई अन्य एप्लीकेशन ऑन कर रखी है। अब मुझे वहां से, या यूट्यूब मैंने ओपन कर रखा है, अब मुझे वर्ड से सीधा मेरे को विंडोज मीडिया प्लेयर पे जाना है या यूट्यूब वाले उस पर विंडो ओपन करनी है, तो कीबोर्ड की एक शॉर्टकट की होती है। वो कौन सी होती है? वो होती है ऑल्ट प्लस टैब। ऑल्ट प्लस टैब के माध्यम से हम सीधे ही वहां पे जा सकते हैं। हालांकि ये काम हम माउस के द्वारा भी कर सकते हैं, टास्क बार पे क्लिक करके, क्योंकि हम जितने भी वहां पर एप्लीकेशंस ओपन करते हैं सारी हमको टास्क बार पर नजर आती है। तो हमको जिस पे भी जाना है हम टास्क बार पे उस एप्लीकेशन पे क्लिक करके सीधे ही वहां पर जा सकते हैं। लेकिन माउस के जरिए थोड़ा टाइम लगता है और कीबोर्ड ऑल्ट टैप करके हम तुरंत ही वहां पर पहुंच जाएंगे। तो सबसे शीघ्रता से अदला बदली करने का तरीका है ऑल्ट प्लस टैब। चलिए आगे बढ़ते हैं 18वें पे, जो हमारा है कि विंडोज में शॉर्टकट की शिफ्ट प्लस डिलीट का प्रयोग किस लिए किया जाता है। देखिए एक प्रश्न आया था हमारे पास डिलीट करने के लिए पहले, ठीक है, तो जो हम सीधा डिलीट कर देते तो वहां पर हमने पढ़ा था कि शिफ्ट प्लस डिलीट। तो शिफ्ट प्लस डिलीट क्या काम करता है? शिफ्ट प्लस डिलीट हम किसी भी आइकन को या फोल्डर को या फाइल को जिसको भी डिलीट करना है, अगर हमने उसको शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर शिफ्ट के साथ डिलीट का बटन दबाएं, तो वैसे तो सामान्य तौर पे डिलीट करने से सारी फाइलें हमारे रिसाइकिल बिन में जाती है, लेकिन शिफ्ट डिलीट का प्रयोग करने से वो रिसाइकिल बिन में न जाकर कंप्यूटर से ही स्थायी रूप से वो डिलीट हो जाती है, हट जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। ठीक है, चयनित आइटम को कॉपी करने के लिए हम CTRL प्लस C का प्रयोग करते हैं। रीनेम करने के लिए हम F2 बटन को दबाते हैं चयन करने के बाद। शॉर्टकट को बनाने के लिए राइट क्लिक करके क्रिएट शॉर्टकट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला वाला। उन्नीस नंबर, अलाइनमेंट बटन किस पे होता है? देखिए अलाइनमेंट बटन क्या होता है? पहली बात तो अलाइनमेंट होता क्या है? अलाइनमेंट का मतलब होता है जमाना। इसका प्रयोग करा जाता है MS वर्ड के अंदर, जहां पर हम टेक्स्ट से टाइपिंग वाला काम करते हैं।
जब हम वहां पे टाइपिंग को अरेंज करते हैं तो टेक्स्ट को जमाने का क्रम है, यानी कि हमको किस तरीके से जमाए। तो देखिए अलाइनमेंट जो वर्ड पे होते हैं वो चार तरीके के होते हैं। पहला होता है लेफ्ट, एक होता है राइट, एक होता है सेंटर और एक होता है जस्टिफाइड। ठीक है, अगर हमको लेफ्ट से जमाना है, यानी कि जैसे मेरा एक कंप्यूटर है, मुझे जो लिखे हुए टेक्स्ट है उनको इधर से जमाना है, जैसे यहां पर भी ये लिखा हुआ है, तो ये कौन सा अलाइन है, अभी लेफ्ट अलाइन है, क्योंकि यहां पर ये सब जो आ रहे हैं ये इधर से जमे हुए हैं। ठीक है, ये लेफ्ट अलाइनमेंट में। अगर इसको राइट में होता, अगर ये राइट में होता तो इसका कैसा होता, ये सारे जो अक्षर है इधर की तरफ से जमे हुए होते, यानी कि इधर से जो आपको अभी नजर आ रहा है वो इस तरफ होता, और जो ये नजर आ रहा है सिस्टम, ये सिमेट्रिकली जो पूरा अरेंज नजर आ रहा है ये इस तरफ से होता है, यानी कि क्वेश्चन मार्क के नीचे ये वाला जो कोष्टक का साइन है ये इधर होता, क्वेश्चन मार्क के ठीक नीचे एक इधर लिखा है वो एक इधर होता, दो इधर लिखा है वो दो इधर होता, मतलब ये सॉरी 6 नंबर इधर होता, र इधर होता, ये वाला र इधर होता, इस तरीके से अरेंज होते। सेंटर के लिए क्या होता है, ये दोनों तरफ से बीच में आ जाता है और ये बीच में अरेंज होता है, इधर भी खाली रहता है इधर भी खाली रहता। ठीक है, जस्टिफाइड में क्या होता है, ये जो लेटर हमने यहां पर छोटा सा लिख रखा, ये पूर्ण अपनी पूर्ण लंबाई के अनुरूप यहां पर फैल जाता, यानी कि अगर थोड़ा सा इसको बड़ा लिखते तो पहला यहां पर रहता, दूसरा इधर चला जाता, बीच में पूरा लंबा हो जाता। कहने का मतलब है कि लेफ्ट बाई साइड से अरेंज करने के लिए लेफ्ट अलाइन, दाएं तरफ से अरेंज करने के लिए राइट अलाइन, मध्य में अरेंज करने के लिए सेंटर, और राइट और लेफ्ट दोनों साइड से अरेंज करने के लिए हम जस्टिफाई का यूज करते हैं। और दोस्तों ये जो ऑप्शंस है ये यूज कहां करे जाते हैं, तो हमको जब टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करनी होती है, फॉर्मेटिंग का मतलब यहां पर है जब हमको टेक्स्ट को हम उसको इतने अच्छी तरह मतलब अच्छी तरीके से दिखाना चाहते हैं, अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम टेक्स्ट को जमाना पड़ता है, अच्छी तरीके से लिखना पड़ता है ताकि वो हमारी लिखावट अच्छी लगे। जैसे किताबों में कई बार आपने देखा हो वहां पर जस्टिफाई अलाइनमेंट होता है, वहां पर टेक्स्ट जो लिखा होता है दोनों तरफ से अलाइन होता है, ठीक है, जो दिखने में भी अच्छा लगता है, तो उसे फॉर्मेटिंग करना कहते हैं। फॉर्मेटिंग में हम अलग भी और भी बहुत सारे कार्य करते हैं, जैसे बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, वो फॉर्मेटिंग कहते हैं। और ये सारे जो टूल्स है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और ये अलाइनमेंट, ये सारे कहां पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं फॉर्मेटिंग टूल बार पे। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉर्मेटिंग टूल बार। चलिए आगे बढ़ते हैं तो अगले की ओर। ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए की, शॉर्टकट की, ये अभी हमने पहले बताया था मैंने कि इसको शॉर्टकट की क्या होती है, कीबोर्ड के अंदर स्थित विंडोज आइकन वाली की जो कंट्रोल के पास में होती है बाईं साइड पे, वो प्लस सबसे अल्फाबेट की जो 3 लाइनें होती है कीबोर्ड के अंदर, उसमें सबसे ऊपर की तरफ तीसरे नंबर की जो की होती है ई, उसको दबाकर हम इसका प्रयोग करते हैं, यानी कि विंडोज लोगो कुंजी प्लस ई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑल्ट प्लस एंटर का प्रयोग, देखो शिफ्ट प्लस एंटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, डिलीट करने के लिए परमानेंटली, यानी बिना रिसाइकिल बिन में जाए डिलीट करने के लिए शिफ्ट प्लस एंटर का करते थे। ऑल्ट प्लस एंटर का किस लिए करते, तो किसी भी चयनित फाइल या फोल्डर की अगर प्रॉपर्टीज को हम चेक करना हो, यानी कि जब देखो माउस से अगर करेंगे तो इसको कैसे करेंगे, किसी भी फाइल और फोल्डर पे राइट क्लिक करके एक मेन्यू ओपन होता है, उस मेन्यू के अंदर सबसे लास्ट में ऑप्शन होता है प्रॉपर्टीज, उस वाली प्रॉपर्टीज पे जाने के लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की होता है ऑल्ट प्लस एंटर, तो चयनित आइटम की प्रॉपर्टी दिखाने के लिए। सेकंड नंबर का इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने 22वें नंबर पे ये आया फाइल फ्रेगमेंटेशन क्या है। फाइल फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन यहां पर जो शब्द आ रहा है फ्रेगमेंट, डिफ्रेगमेंटेशन होता है, ये क्या होता है, ये कि इसका मतलब होता है जब भी हम कंप्यूटर पे इसको चालू करते हैं तो ये कंप्यूटर की एसएसडीज के अंदर पाया जाता है ये वाला, और जब हम इसको अरेंज करते हैं तो ये क्या काम करता है कि कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स होती है उनको सुव्यवस्थित ढंग से जमाना है, चालू कर देता है। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि इसका उत्तर क्या होगा,
जब तक ये डिफ्रैगमेंट नहीं है, व्यर्थ है, संकुचित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा डिस्क में नॉन कंटीजियस स्थानों में संग्रहित। ठीक है, इसका उत्तर 23वां नंबर पे आते हैं। देखो, कंप्यूटर में सेव की गई फाइल को फाइंड फाइल या लोड करने के लिए, तो यहां पर एक शब्द आया लोड करना। किसी भी फाइल को लोड करने को हम क्या बोलते हैं? ओपन करना भी बोलते हैं। कंट्रोल प्लस ओ। ठीक है, तो ओपन करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो ओपन कमांड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ओपन कमांड। चलिए आगे बढ़ते हैं 24 नंबर पे, जो हमारा है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा तत्व प्रशासनिक उपकरणों को रखता है? प्रशासनिक यानी कि एडमिन टूल। एडमिन टूल का मतलब होता है ऐसे उपकरण ही, हाँ, एडमिन टूल्स यानी कि एप्लीकेशन, जो मुझे पता लग रहा था उपकरण, तो यानी डिवाइस यानी कि सॉफ्टवेयर होते, तो सॉफ्टवेयर ही है, तो एडमिन टूल्स होते हैं। अब ये ऐसे एडमिन टूल्स होते हैं जो हमारे कंप्यूटर की संपूर्ण सॉफ्टवेयर्स को, हार्डवेयर्स को ये कंट्रोल करते हैं। क्योंकि हम कंप्यूटर में कोई भी सा भी अगर हार्डवेयर लगाते हैं तो उन हार्डवेयर का जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो यहीं पे स्टोर होते हैं। ठीक है, इस वाले जगह पर, और यहीं से ही हम किसी की अगर कंप्यूटर के हमको आइकन चेंज करना हो, या हमको डिस्प्ले चेंज करना हो, अगर हमको रंग चेंज, कलर चेंज करने हो, वॉलपेपर चेंज करना हो, बैकग्राउंड चेंज करना हो, तब भी हम इसी जगह पर करते हैं। तो किस जगह पर रखे होते हैं ये? वो कहलाएगा कंट्रोल पैनल। पहला इसका उत्तर हो जाएगा कंट्रोल पैनल। रिसाइकल बिन तो वो चीज होती है जहां पर हम डिलीटेड फाइल को स्टोर करते हैं। टास्क बार वो है जहां पर जितने भी हमने अगर एप्लीकेशंस ओपन कर रखी है तो डेस्कटॉप पे नीचे की तरफ वो जो बार नजर आती है वो टास्क बार है। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक वेब ब्राउजर है जो कि विंडोज का खुद का ही है। इसके अलावा भी कई सारे वेब ब्राउजर होते हैं, जैसे कि गूगल क्रोम है, एप्पल का है, एप्पल सफारी है, मोजिला फायरफॉक्स है, कई और भी सारे हैं, ओपेरा है, ओपेरा मिनी है, ये सारे वेब ब्राउजर होते हैं। तो वेब, ये भी एक तरह का वेब ब्राउजर है जो कि विंडोज के साथ आता है ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 25वें नंबर पे। माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 7 में भारतीय भाषाओं के कितने फॉन्ट हैं? विंडोज 7 जो आता है उसमें भारतीय भाषाओं के लगभग 49 फॉन्ट्स पाए जाते हैं। ठीक है, कितने फॉन्ट पाए जाते हैं? 49 फॉन्ट्स पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर की ओर। निम्न में से कौन विंडोज 7 का एक गैजेट का हिस्सा नहीं है? विंडोज 7 एक ऑपरेटिंग सिस्टम, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा गैजेट का हिस्सा नहीं है? तो जो आजकल विंडोज 7 के अंदर नहीं आ रहा है तो उसका जो पार्ट है, विंडो गैजेट क्या होता है? गैजेट एक एप्लीकेशंस होते हैं जो विंडोज के साथ फ्री ऑफ आते हैं। तो इसके अंदर कौन सा नहीं है? नोटपैड है, सॉरी मीडिया सेंटर है। इसका आंसर नोटपैड नहीं है। तो विंडोज 7 के अंदर कौन सा गैजेट नहीं है? वो है नोटपैड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 27वां, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के मालिक कौन है? तो मालिक ऑफ विंडोज है, विंडोज का पहले मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका माइक्रोसॉफ्ट है, पहले वाले प्रश्नों के अंदर हमने देखा, तो ये हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट का। एप्पल का आता है मैक ओएस, इसके आते हैं। आईबीएम हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर से संबंधित है। इंटेल चिपसेट आता है इसका। ठीक है, ये हार्डवेयर से संबंधित आईबीएम का आते हैं। एप्पल का मैकिन्टॉश ऑपरेटिंग सिस्टम है, माइक्रोसॉफ्ट या का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे अगले प्रश्न की ओर। यदि आप विंडोज को
कौन से 98 को XP में बदलना चाह रहे हैं, यानी कि नीचे वाले वर्जन से ऊपर वाले वर्जन में आना चाह रहे हैं, तो आप वास्तव में क्या कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं हम अपग्रेड। ठीक है, अपडेट तो क्या है, उसी के अंदर अगर हम कोई चेंजेस करें तो वो अपडेट कहलाता है। ये क्या क्या हो जाएगा, अपग्रेड। अपग्रेड करना यानी कि नीचे से अपर लेवल की तरफ जाना। कंप्यूटर के डिस्प्ले का आयताकार भाग जो वर्तमान में उपयोग किए जा रहे प्रोग्राम को दिखाता है, वो क्या है। इसका अपन ने जिक्र किया था अभी पहले वाले क्वेश्चन के अंदर की कंप्यूटर के डिस्प्ले का आकार एक फ्रेम, जहां पर हम कोई भी उसका प्रोग्राम या वहां पर जो ओपन होता है वो क्या कहलाता है उसका, तो वो कहलाती है उसकी विंडो। ठीक है, कोई भी हम जो प्रोग्राम ओपन करते हैं किसी कंप्यूटर के अंदर, तो वो प्रोग्राम जिस फ्रेम के अंदर हमको नजर आता है वो भी एक विंडो कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, और हमारा है अगला प्रश्न, किसी विंडोज को आइकन में श्रिंक कर देना, किसी विंडोज को आइकन में श्रिंक करनी, छोटा कर देना, उसको वापस मिनिमाइज कर देना। और मिनिमाइज होने के बाद वो सारे आइकन जाते कहां है। देखिए, हमने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा था कि हमारी एक ये है विंडोज है, और विंडोज में सबसे ऊपर वाली बार को हम कहते हैं टाइटल बार। टाइटल बार में यहां पर हमारे पास 3 आइकन होते हैं, माइनस, ये और एक क्रॉस। ये वाला जो बटन है ये श्रिंक के लिए बटन है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो ये सीधा विंडोज की उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क बार पे आ जाता है। तो ये कौन सा है, मिनिमाइज। विंडो को क्या कर देता है, ये मिनिमाइज कर देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कंप्यूटर में हाल ही में हटाई गई फाइलें, सुपर फाइलें कंप्यूटर में कहां पहुंचती है, यानी कंप्यूटर में कोई फाइलें अगर डिलीट करते हैं तो कहां पहुंचती है, वो पहुंचती है रिसाइकिल बिन के अंदर। डेस्कटॉप, फर्स्ट स्क्रीन ऑफ द कंप्यूटर आफ्टर द बूटिंग, टास्क बार, द बॉटम बार, एंड माई कंप्यूटर दैट इज आइकन। ये इसका परमानेंट, या जैसे कह सकते हैं कि सिस्टम आइकन होता है। ठीक है, और ये रिसाइकिल बिन भी सिस्टम आइकन होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, कोई भी फाइल को अगर हम डिलीट करते हैं तो डिलीट होने के बाद सीधी वो कहा जाती है रिसाइकिल बिन में, डस्टबिन ऑफ कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग के जरिए क्रिएट की जाने वाली फाइल को क्या कहते हैं। देखो, वर्ड प्रोसेसिंग जो सॉफ्टवेयर है वो डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर है। डॉक्यूमेंट इसमें हम क्रिएट करते हैं, तो स्वाभाविक बात है कि अगर हम इसके जरिए कोई फाइल क्रिएट करेंगे तो वो भी डॉक्यूमेंट फाइल कहलाएगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। वर्कशीट फाइल कहलाई जाती है एक्सेल की। अगर हम एक्सेल के थ्रू अगर कोई फाइल को जनरेट करते हैं तो वो एक्सेल कहलाएगी। डेटाबेस की जो फाइलें होती है वो हम ओरेकल, माई एसक्यूएल, एक्सेस, इनके जरिए इनको हम जनरेट करते हैं। ठीक है, तो वर्ड प्रोसेसर की कौन सी हो जाएगी इसमें, डॉक्यूमेंट फाइल, एमएस वर्ड के जरिए जनरेट की जाने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यदि आप डेस्कटॉप पे एक आइकन को मूव करना चाहते हैं तो क्या कहलाते हैं। तो देखो, मेरा कोई आइकन है डेस्कटॉप पे, यहां पर ये पड़ा हुआ, इसको मैं यहां से उठाकर यहां लाना चाहता हूं, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, इस आइकन पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा, दबाए रखेंगे, यहां पर ले आएंगे। इसको हम कहेंगे ड्रैगिंग। हमने ड्रैग करा ये आइकन यहां से यहां की तरफ, तो ये कहलाएगी ड्रैगिंग। डबल क्लिकिंग का मतलब तो डबल क्लिक करना हो जाएगा। हाईलाइटिंग यानी कि इसको सेलेक्ट करना, इसको हाईलाइट करना। पॉइंटिंग वही इशारा करना, इसको सेलेक्ट करना इसको, तो इसका आंसर होगा ड्रैगिंग। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। आप फाइलों को में भंडारण कर व्यवस्थित करते हैं। 34 फाइलों को, यानी कि यहां पर जो है खाली स्थान होना चाहिए, इस जगह यहां पर खाली स्थान है,
ठीक है, आप फाइलों को कहां डाला जाता है, तो कंप्यूटर के अंदर जो हम फाइल बनाते हैं तो उनको कहां स्टोर कराते हैं, सूचियों में नहीं, यहां पर हम उनको डालते हैं फोल्डर्स में। फाइल्स कहां सेव होती है, फोल्डर्स में, तो इसका आंसर हो जाएगा फोल्डर। विंडोज में डिफॉल्ट रूप से टास्क बार डेस्कटॉप में कहां दिखाई देता है, शीर्ष पे नहीं होता। अभी भी हम पहले वाले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था, उससे पहले भी हमने इसका जिक्र करा था। टास्क बार डेस्कटॉप पे कहां होता है, सबसे बॉटम की तरफ, तल पे। जबकि लिनक्स में यही टास्क बार टॉप पे होता है, लेकिन विंडोज में डाउन पे होता है। अगर यहां पर इसकी जगह लिनक्स लिखा होता तो शीर्ष हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है, एंड बटन पे नहीं होता, स्टार्ट बिल्कुल होता है, स्टार्ट बटन पे हेल्प मेन्यू होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्टार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 37 नंबर, निम्नलिखित बारों में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में राइट इंटरफेस का भाग नहीं है। वर्ड प्रोसेसर, देखो मेन्यू बार वर्ड प्रोसेसर में होता है, टूल बार भी होता है, फॉर्मूला बार नहीं होता, क्योंकि फॉर्मूला बार जो भाग है वो एक्सेल का है। आपने देखा होगा फॉर्मूला बार एक ऐसी बार होती जहां पर कि हम फॉर्मूला लिखते हैं और इसके पहले एक इक्वल्स टू लगा रहता है, इसके बाद से फॉर्मूला बार चालू होती है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर, तो ये इसका भाग है एक्सेल का, तो यहां पर हम थर्ड पे क्लिक कर देंगे, फॉर्मूला बार इसका भाग नहीं है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38 नंबर, निम्न में से कौन सा एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। एनिमेशन, फ्लिक एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। फ्लिक फॉर्मेट होता है एमपीजी, क्विक फॉर्मेट, क्विक टाइम फॉर्मेट भी होता है, तो इसमें जो नहीं है वो एसजी आई फॉर्मेट नहीं है, एनिमेशन के फॉर्मेट से संबंधित नहीं है। अमीगा, एसजीआई, सिलिकॉन ग्राफिक इमेज, एसजीआई ये क्या होता है, कंप्यूटर ग्राफिक्स के अंदर यूज किया जाता है इसको, जो कि एनिमेशन से संबंधित इसका नहीं है। चलिए आगे बढ़ते। 39, प्रोग्राम को चलाने और चीजों को परिवर्तित करने के लिए स्क्रीन के टॉप पर फाइल, एडिट, फॉन्ट टूल जैसे होते हैं। ये फाइल देखो, मैं एक एमएस वर्ड का एक एग्जांपल लेते हैं, कल भी अपन ने पहले वाले प्रश्नों में भी यूज किया था इसको। ये एक एमएस वर्ड है, एमएस वर्ड में सबसे ऊपर की तरफ यहां पर लिखे रहते हैं फाइल, एडिट, व्यू, इंसर्ट। तो फाइल, एडिट, फॉन्ट टूल्स जैसे कमांड कहां होते हैं, वो होते हैं मेन्यू बार के अंदर। ठीक है, फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, फॉर्मेट मेन्यू के अंदर फॉन्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा मेन्यू बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। टेक्स्ट और अन्य डेटा को किसी टेम्परेरी एरिया में स्टोर किया जाता है, बाद में उसे किसी दूसरी जगह पर पेस्ट किया जाता है। यानी कि टेक्स्ट को हम जब कॉपी करते हैं तो कॉपी करने के बाद वो एक टेम्परेरी एरिया के अंदर जाकर स्टोर होता है, वो एरिया क्या कहलाता है, वो एरिया कहलाता है क्लिपबोर्ड। किसी भी वर्ड में रोम, रोम तो होता है रीड ओनली मेमोरी, यानी कि ये एक ऐसी मेमोरी है जिसके अंदर डेटा पहले से लिखा हुआ आता है, ठीक है, जिसको कि हम केवल रीड कर सकते हैं। सीडी रोम एक ऑप्टिकल डिस्क है, हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है, तो इनमें तो नहीं होता है। वो कहां से होता है, क्लिपबोर्ड में। इसको हम फिर क्लिपबोर्ड के माध्यम से कहीं और भी हम इसको स्टोर कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं 41 नंबर पे। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो ये किस मेन्यू से जुड़ता है? यहां पे एक काम कीजिएगा, यहां पर ये गलत मिसप्रिंट है, इसको मैं एक को हटा देता हूं। तो जब हम कोई प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं तो वो कहां जाता है? वो ऑल प्रोग्राम मेन्यू के अंदर ऐड होता है, स्टार्ट प्रोग्राम के अंदर ऑल प्रोग्राम में जाता है वो। बाकी कोई होते ही नहीं है तो ऑल प्रोग्राम मेन्यू में, क्योंकि जब स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो आप ऑल प्रोग्राम लिखा हुआ आता है, और ऑल प्रोग्राम पे जब हम क्लिक करेंगे तो साइड में एक मेन्यू ओपन होगा जिसमें हमारे पास सारे जो भी हमने इंस्टॉल कर रखे हैं सारे वहां पर नजर आ जाएंगे। वो होता है ऑल प्रोग्राम मेन्यू के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद फाइल कंप्रेशन में आने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? विनश्रिंक बिल्कुल है, विनश्रिंक है। विनवर्ड, विनवर्ड नहीं होता, ये विनवर्ड एमएस वर्ड की तरह ही है। ये एमएस वर्ड की तरह ही एक सॉफ्टवेयर होता है जो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के काम करता है। विनजिप, बिल्कुल ये विनजिप भी है, ठीक है। और एक होता है विनैम्प, ये होता है गाने सुनने के लिए, सॉन्ग के लिए सॉफ्टवेयर होता है। तो यहां हमारे पास दो आंसर लिखे इसके निकल के आ रहा है, एक विनश्रिक और एक आता है विनजिप। विनजिप सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला है, यहां पर इसके आंसर दो हो जाएंगे हमारे। विनश्रिक भी इसका आंसर है और एक विनजिप भी इसका आंसर है। बाइनरी फाइलों के लिए कौन सा एक्सटेंशन प्रयोग में किया जाता है? बाइनरी फाइल, देखो यहां पर बीए की सॉफ्टवेयर है जो बैकअप फाइल्स के लिए यूज किया जाता है। किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से अगर हम किसी फाइल का अगर बैकअप क्रिएट करते हैं तो बैकअप क्रिएट करने के बाद वो फाइल है जिस एक्सटेंशन पे जाकर सेव होती है वो बैक है। बैच, बीएटी है, ये बैच फाइल का एक्सटेंशन होता है। बीकेएफ विंडोज की बैकअप फाइलों का एक्सटेंशन होता है ये। और यहां पर आता है बिन, ये बिन हमारा बाइनरी फाइल्स के लिए यूज किया जाता है। बिन, ये बाइनरी फाइल्स के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। तो यहां पर हमारा आंसर जो होने वाला वो है बिन, मार्क कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विंडोज 10 में कौन सा फाइल सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है? तो विंडोज 10 के अंदर जो आता है वो आता है एनटीएफएस। एनटीएफएस, एनटीएफएस का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा, इसका पहला से इसका क्या रहता है? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। मुख्यतः दो तरह के फाइल सिस्टम वहां पर रन होते हैं, तो ये है और एक है फैट। फैट का होता है फाइल एलोकेशन टेबल, ठीक है। ये दो तरह के फाइल एलोकेशन टेबल और न्यू एनटीएफएस, ये दो तरह के चला करते हैं। और एलएमएस का चाहे तो अपन लिख लें, इसका एलएमएस इसका क्या हो जाएगा? लोकल मेथड ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशंस, ठीक है। ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। ये क्या है कि किसी इक्वेशंस को सॉल्व करने वाला एक मेथड का एक्सटेंशन है, वह मेथड कहलाता है, ये एक्सटेंशन नहीं। लोकल मेथड ऑफ फंडामेंटल सॉल्यूशंस। चलिए आगे बढ़ते हैं।
विंडोज 10 को किस वर्ष लॉन्च किया गया? विंडोज 10 जब लॉन्च, कौन से वर्ष को लॉन्च हुआ था? बताएं इसका आंसर। देखिए यहां पे एक थोड़ा सा संशय है कि इसमें दो चीजें हैं कि दो, विंडोज 10 किस वर्ष लॉन्च किया गया, लॉन्च किस वर्ष हुआ। तो देखो यहां पर क्या होगा कि 2014 के अंदर इसको लगभग 30 सितंबर 2014 के अंदर इसको प्रदर्शित किया गया था, लेकिन विंडोज 8 के फॉलोअप के बाद जुलाई 2015 से इसको आम पब्लिक के लिए, मतलब इसको यूजर्स के लिए इसको ओपन कर दिया गया। आप यूजर्स इसको उपयोग में लाना चालू कार्य कर सकते थे। तो यहां पर दो चीजें, तो पर यहां पर हमको दोनों ही दे रखे, तो इसमें जो हमारा सही आंसर रहे कहलाएगा वो कहलाएगा 2015, क्योंकि 2015 से ही ये कार्य में आना चालू हो गया था। 2015 से ही हम इसको काम में लेना चालू कर दिया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2015, जुलाई 2015। कौन सा एक साउंड फाइल फॉर्मेट है? बताएं इसका कौन सा, इसका साउंड फाइल फॉर्मेट कौन सा है? देखो इसके अंदर जो वेब फाइल है ये साउंड फाइल का फॉर्मेट है, ठीक है। इसके बाद डेट फाइल, लॉग फाइल, डीआरए फाइल ये साउंड से रिलेटेड नहीं है। यहां पर पे जो आंसर होने वाला अपना वो है इसका वेब फाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए कौन सा कमांड यूज किया जाता है? तो कंप्यूटर को रिबूट करने के लिए हम यूज करते हैं कंट्रोल ऑल्ट डिलीट एंड टास्क। एंड टास्क पे जाकर रीस्टार्ट का एक ऑप्शन आता है, वहां पर इसको यूज करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। कौन सा कथन सत्य है? क्रोम क्रोम ब्राउजर प्रारंभ में माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था और गूगल सर्च इंजन को एक्सेस करने के लिए कंप्यूटर में क्रोम ब्राउजर होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है, क्रोम ब्राउजर ये भी गलत है और ये भी गलत है, तो दोनों ही गलत है हमारे, इसमें कौन सा सत्य नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गूगल क्रोम में क्लियर ब्राउजिंग डेटा विकल्प खोलने के लिए निम्न में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? तो वह कंट्रोल शिफ्ट डिलीट इसका प्रयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किसके तुरंत बाद विंडोज 7 आया था? विंडोज 7 किसके ठीक बाद आ गया था? विंडोज 7 आया था, ये दोस्तों विंडोज 7 के बाद के हैं, तो ये विंडोज विस्टा के बाद
विंडोज विस्टा के ठीक बाद विंडोज 7 आ गया था। तो दोस्तों आज हमारे यहाँ पे इतना ही, हम विंडोज के प्रश्न को लेकर आए। इसके बाद हम और भी प्रश्न लेकर आएंगे अगली कड़ी के। तो तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।